हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और जो टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट्स। एरर्स इन मेजरमेंट्स क्या है? ये हमारे पास डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे एंड पर, जब पूरा समझ लेंगे टॉपिक उसके बाद डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमने हेडिंग्स क्या बनानी है, और अगर इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए तो किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब हम इस टॉपिक को पहले समझ लें, फिर ये सारी बातें भी डिस्कस कर लेंगे। अब आपको याद होगा कि हमारे पिछले 6-7 जो लेक्चर्स गुजरे हैं ना, वो सारे हमारे यही गुजरे हैं कि हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और किस काम आते हैं, और उससे हम रीडिंग्स किस तरह लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि अगर हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की हो, तो हमने वहां पर पढ़ा था मीटर रूल के बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में, स्क्रू गेज के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़े थे, जब मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े थे, तो फिजिकल बैलेंस के बारे में पढ़ा था। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने स्टॉप वॉचेस के बारे में पढ़ा था। और इसी तरह हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड था। तो ये सारे के सारे हमने अप्रेटिस इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, कुछ भी कह लो आप इसको, ये हमने पढ़े हैं। और हमने ये सीखा कि हमने इनमें से मेजरमेंट्स कैसे करनी है, इनमें से रीडिंग्स कैसे निकालनी है, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इनको किस तरह यूटिलाइज करना है। अब यहाँ जो टॉपिक हमें लिखा हुआ आ रहा है ना, वो हमें ये समझा रहा है, कह रहा है आपने जो मेजरमेंट्स कर ली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, उसके अंदर ना कुछ एरर भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने मेजरमेंट कर ली तो आप जो है ना 100% परफेक्ट हो। ठीक है, आप परफेक्ट हो, या जिस इंस्ट्रूमेंट से आप रीडिंग ले रहे हो वो परफेक्ट है, या फिर जिस माहौल में आप रीडिंग ले रहे हो वो परफेक्ट है। ये जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह का एरर आ सकता है। अब हमारी कोशिश ये है कि हमने किसी भी तरह उस एरर को हमने किसी भी तरह खत्म करना है। ठीक है, उस एरर को हमने अपनी रीडिंग में से निकाल बाहर करना है। तो अब हमने अपने एरर को, जो हमारे रीडिंग के अंदर एरर आ गया, उसको किस तरह खत्म करना है, किस तरह कम करना है उस एरर को, तो वो ही सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक है ना, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वो एरर होते किस तरह हैं, और फिर हम उसके तरीके डिस्कस करेंगे कि यार उसको हमने खत्म किस तरह करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी एग्जांपल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एरर की तरफ जाएंगे। देखो, आपके पास ना एक है मीटर रूल। मीटर रूल पता ही है आपको क्या होता है? वो हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो पहला पढ़ा था, हमने वहां पर डिस्कस करके आ चुके थे। एक सिंपल सा ना स्केल, जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं सेंटीमीटर्स के अंदर, और ना स्मॉलेस्ट रीडिंग जो होती है मिलीमीटर में होती है। अच्छा, मीटर रूल की हेल्प से ना आपने किसी ना कह लो कि कोई आपके पास वायर है, या फिर आपके पास कोई ना पेंसिल है, वट कुछ भी है, आपने ना उसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, आपने मीटर रूल का तरीका भी आपको आता है, आपने उसकी लेंथ भी आप मेजर कर सकते हो। लेकिन गौर करो, अगर कोई आपके अलावा कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लेंथ मेजर करना आती ही ना हो विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल, वो इतना परफेक्ट ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि मीटर रूल से हमने लेंथ मेजर करनी किस तरह है, तो ठीक है, वो फिर जरूरी तो नहीं है कि वो परफेक्ट रीडिंग दे, वो कोई ना कोई गलती आ जाएगी उसकी रीडिंग में। या फिर चलो, आपने एक ऐसा बंदा पकड़ लिया जो भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट है रीडिंग लेने में। ठीक है, उसको रीडिंग लेना आती है, लेकिन जिस अपरेटस से, जिस मीटर रूल से वो रीडिंग ले रहा है, उस मीटर रूल के अंदर ही हो सकता है कि कोई ना कोई मसला हो, उसकी रीडिंग्स उड़ गई हो, उसके ऊपर जो लाइंस लगी होती है ना, स्केल वाली लाइंस जो लगी होती हैं, उसके ऊपर जो लाइंस लगी हैं, वो परफेक्टली लाइंस ही ना लगी हो, वो लाइंस मिट गई हो, या हर लाइन के दरमियान जो प्रॉपर फासला होना चाहिए, लेट्स से मीटर रूल में 1 मिलीमीटर का होता है, वो हो ही ना, फासला उससे ज्यादा हो, कहीं में कुछ से कम हो। चलो, ये भी हमारे पास ना इस तरह भी हो सकता है कि जब रीडिंग ले रहे हो तो हमारे पास सिस्टम की वजह से ना कोई एरर आ जाए। एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, आपने एक बंदा पकड़ा जो रीडिंग लेने में परफेक्ट है, ठीक है, साइंसदान है भाई वो, फिर आपने ना उसको एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ाया मीटर रूल, तो वो जो है ना इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही महंगी जगह से खरीद के लेके आए हैं, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट लेके आ गए हैं। ये दोनों चीजें आपकी ठीक हो गई हैं। लेकिन हो सकता है कि वो बंदा जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहा है, वो ले रहा है किसी ओपन एनवायरनमेंट के अंदर, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, या फिर जो है ना बहुत नमी का मौसम है, बेध्यानी में उससे ना कोई रीडिंग आगे पीछे हो गई है, उससे कोई मीटर रूल हिल गया, या फिर उसका फोकस ही नहीं पड़ा सही तरह, तो हो सकता है कि कोई ना कोई रीडिंग में एरर आ जाए। तो ये होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। अब मैंने ये तीनों एरर जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे एक ही एग्जांपल में डिस्कस कर लिए हैं। अभी आप पढ़ोगे ना, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा भी टाइप्स ऑफ एरर, ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर, तो ये सारी जो मेरी की हुई बातें होंगी ना स्टार्ट वाली, आपको सब याद आ जाएंगी। तो ये थे हमारे पास इंट्रोडक्शन, और ये हमारे पास थे सारे के सारे एरर। अब ये एरर तो मैंने डिस्कस कर लिए कि किस किस तरह ये एरर होंगे। अब हम जब टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इन एरर्स को हमने खत्म किस तरह करना है। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास, हमारे पास जो टॉपिक है वो है सबसे पहला ह्यूमन एरर। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 एरर जो हमारे पास है, वो है ह्यूमन एरर।
अब ह्यूमन से तो हमें वैसे ही आइडिया हो रहा है कि जो इंसान की खुद की वजह से जो एरर आएगा ना, तो ये वो होगा ह्यूमन एरर। अब हम डिस्कस करेंगे इस पूरे पैराग्राफ में, इन्होंने बताया हुआ है कि ह्यूमन एरर होता क्या है और ह्यूमन एरर से हम बच किस तरह सकते हैं, और कौन कौन सी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो ह्यूमन एरर के अंदर आ सकती हैं। अब ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम, और फिर एंड पर ना हम इसमें से क्वेश्चन भी बनाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। अब सुन लो, ह्यूमन एरर ना वो गलतियां होती है जो इंसान के अपने काम करने की वजह से आती हैं। चाहे वो इंसान गलत तरीके से टूल को इस्तेमाल कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, या तो उसको खुद से रीडिंग लेना आती ही नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ होता है हमारे पास क्या, ह्यूमन एरर। और ह्यूमन एरर एक वजह और से भी आ सकता है कि जब इंसान रीडिंग ले रहा है ना, उसके अंदर कहीं पैरेलक्स एरर तो नहीं लेके आ रहा। अगर पैरेलक्स एरर आ रहा है तो मतलब है कि ये इंसान का अपना ही एरर है, ह्यूमन एरर की कैटेगरी के अंदर ही हमारा ये एरर आ रहा है। अब पैरेलक्स एरर मैंने बताया था आपको क्या होता है कि रीडिंग को जब भी आपने मेजर करना है ना, अगर आपकी रीडिंग यहाँ पर आ रही है तो हमेशा आपने परपेंडिकुलर देखना उसको, यहाँ से नहीं देखना। अगर मीटर रूल वाला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो वहां पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि पैरेलक्स एरर क्या होता है। ठीक होगी बात। अब ह्यूमन एरर का आप छोटा सा ना एक पॉइंट ध्यान में बिठा लो, ह्यूमन एरर इंसान की अपनी गलतियों की वजह से होता है। ठीक है, या हो सकता है कि जो बंदा रीडिंग ले रहा है उसको इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना ही नहीं आता हो। अगर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना आता भी है तो हो सकता है कि उसको रीडिंग लेना ही ना आती हो, जैसे कि पैरेलक्स एरर वाला हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ह्यूमन एरर। अब आप कुछ एग्जाम्पल सुन लो। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल हमने दे दी पैरेलक्स एरर की, और अगर एक और एग्जाम्पल जो बुक ने डिस्कस किया वो भी हम देख लेते हैं। अगर देखो एक बंदा ना स्टॉप वॉच की हेल्प से, अभी तो हमने डिस्कस किया था पैरेलक्स एरर, वो हम कहाँ डिस्कस करते हैं, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के केस। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है टाइम मेजरिंग जैसे कि स्टॉप वॉच, तो स्टॉप वॉच के केस में भी ह्यूमन एरर आ सकता है। अब वो कैसे आएगा, अगर फर्ज करो कि एक इंसान के पास ना स्टॉप वॉच है, अब उससे कहा गया है कि यार आपने ना ये 5-7 लड़के हैं ना, ये दौड़ लगा रहे हैं, इनका आपने टाइम मेजर करना है कि कौन सा बंदा 100 मीटर कितने टाइम के अंदर पूरा कर लेता है, या 200 मीटर या 400 मीटर वट। ठीक है, ये पूरा इंटरवल जो है ना एक बंदा कितनी देर में मेजर कर रहा है, तो आपने ये देखना है स्टॉप वॉच की हेल्प से। अगर उस बंदे को स्टॉप वॉच इस्तेमाल करना ही ना आती हो सही तरह, तो फिर क्या होगा, बात का मतलब ये नहीं है कि वो रीडिंग में एरर ले आएगा, वो एक्यूरेट टाइम मेजर ही नहीं कर सकेगा कि जितना कोई बंदा भागा है। तो ये हो गया हमारे पास ह्यूमन एरर की कैटेगरी में। हो सकता है कि स्टॉप वॉच इस्तेमाल करना आती भी हो, उसने पहले सीटी बजा दी, चलो भाई भागना शुरू कर दो, अब लोग भागना शुरू हो गए, तो लेकिन स्टॉप वॉच का बटन नहीं दबाया उसने, उसको पता ही नहीं है कि बटन भाई किस टाइम जाके मैंने दबाना है। तो जैसे ही लोग भागना शुरू कर दिए उसके 2-3 सेकंड बाद जाके बटन दबाना शुरू कर रहा है वो, तो क्या ख्याल है, रीडिंग सही आएगी कि नहीं आएगी? आपका जवाब होगा बिल्कुल गलत आएगी रीडिंग। तो ये होता है हमारे पास ह्यूमन एरर की डिफरेंट टाइप्स, ये इंसान की वजह से होने वाली गलतियां। अब गलतियां कौन सी हैं, या तो उसको इंस्ट्रूमेंट या टूल जिससे वो रीडिंग मेजर कर रहा है उसको मेजर करना ना आती हो, या तो उसको मेजर करना आती भी हो तो फिर उसको देखना ना आती हो कि मैंने रीडिंग ऑब्जर्व किस तरह करनी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया हमारे पास ह्यूमन एरर। अब सवाल हमारा ये आता है कि एरर तो आ गया है, अब इससे बचना किस तरह हमने। सबसे पहली बात तो ये है कि बंदा चेंज करो भाई अपना। ठीक है, जिसको आपने पकड़ा दिया ना, आपने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया, तो उस बंदे को हटाओ और कोई बंदा और लेके आओ। अब वही मुहावरा मशहूर है ना कि अगर आप बंदर के हाथ में माचिस दे दोगे ना तो पूरे जंगल को वो आग लगा देगा। ठीक है जी, तो इसी तरह ना आपने बंदा चेंज करना है अपने से पहला तो, ऐसा बंदा लेके आना जिसको इंस्ट्रूमेंट सही तरह इस्तेमाल करना आता हो और सही तरह उसको रीडिंग ऑब्जर्व करना आती हो। दूसरी बात कि जो बंदा रीडिंग ले रहा है उसको उसके अंदर पैरेलक्स एरर किसी सूरत ना लेके आए वो, यानी कि जो बंदा रीडिंग मेजर कर रहा है वो सही जगह से अपनी रीडिंग को ऑब्जर्व करे। और वो ऑब्जर्व करना क्या होता है, वो पैरेलक्स एरर मैं बार बार डिस्कस करके आ चुका हूँ। तीसरी चीज ये है कि उस बंदे को आप डिस्ट्रक्शन से बचाओ, कि किसी भी तरह ना वो, अगर तो वो चले कुछ हद तक वो बंदा ठीक भी है, लेकिन उसको कहीं तरह किसी भी तरह उसको ना डिस्ट्रक्शन मिल रही है, चाहे वो तेज हवाएं चल रही है उसके पास पास, या फिर जो है ना वो प्रॉपर ना शोर शराबे की वजह से फोकस ना कर पा रहा अपने इंस्ट्रूमेंट में, तो इस डिस्ट्रक्शन से हमें बचना जरूरी होगा। ठीक है, और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर बुक में एंड पर लिखी हुई भी है, वो ये बात लिखी हुई है, वो कहता है कि आप कोशिश करो कि हमारे पास डिजिटल या फिर ऑटोमेटिक टूल्स हों। पुराने वो जो मैकेनिकल टूल्स होते हैं जिस तरह मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, इस तरह की चीजों से जान छुड़ाओ। एआई का दौर है। ठीक है, तो अच्छे इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपके पास वो होने चाहिए रीडिंग्स लेने के लिए। तो ये कुछ हमारे पास है ह्यूमन एरर के बारे में। तो होप सो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या याद करना है, अभी हम टॉपिक पूरा कर लें उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें से याद क्या करना है। अच्छा, अगला जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर
सिस्टमैटिक एरर सुन के क्या समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल ये समझ आ रहा होगा कि जो हमारा एरर आ रहा है ना हमारी मेजरमेंट के अंदर, तो वो जरूरी तौर पर हो सकता है कि वो, हो सकता है क्या, बल्कि वो होगा हमारे अपरेटस की वजह से। हमारा अपरेटस अगर सही तरह नहीं बन पाया, हमारे अपरेटस में कोई ना कोई गलतियां हैं। फर्ज करो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से, तो वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग्स हैं वो प्रॉपर रीडिंग्स ही ना हो, वो रीडिंग्स मिट गई हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि हर रीडिंग के दरमियान में जितना फासला होना चाहिए उतना फासला ही ना हो, ठीक है। जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, इसको मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जहां पर इसकी रीडिंग लेके आए गए हैं, ठीक है, जहां पर इसकी रीडिंग्स अरेंज की गई हैं, तो वो प्रॉपरली अरेंज ही ना की गई हो, तो ये हमारे पास सिस्टम में एरर होता है। तो इस तरह का जब मेजरमेंट में एरर आएगा तो हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। तो अब हमने करना ये है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेना है कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, और फिर हम इसको खत्म करते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर ना, ये गलती होती है जो हर दफा गलती आएगी अगर आप अपना सिस्टम ठीक ना करोगे, ठीक है। तो कहते हैं दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मेजरमेंट इक्वली। अगर आप बार बार मेजरमेंट करे जा रहे हो उसी अपरेटस से या फिर उसी टूल के साथ, तो आपकी हमेशा आपकी ना आंसर जो है, आपका मेजरमेंट का जो आंसर है वो हमेशा गलत आएगा, क्योंकि आपने अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वही गलत पकड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। तो आपके हमेशा जो रीडिंग आप लोगे ना उसमें हमेशा गलतियां आएंगी आएंगी। इट अगर ड्यू टू सम डेफिनाइट रूल्स। अब ये किस वजह से ये आ रही हैं गलतियां? इट में अगर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कहते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ना जीरो एरर प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। आप जीरो एरर किस तरह चेक करेंगे? वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वाला टॉपिक याद करो। मैंने कहा था कि जब हम अच्छी तरह वर्नियर कैलिपर को और अच्छी तरह अपने स्क्रू गेज को बंद कर लेते हैं, तो आपका मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल, या फिर अगर हम बात करें स्क्रू गेज की केस में, तो आपका मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, इसके जीरो जीरो आपस में कॉन्साइड ना हो रहे हो, मिल ना रहे हो, तो आप समझ लो कि आपका जीरो एरर कुछ ना कुछ है। तो जीरो एरर को रिजॉल्व किस तरह करते हैं वो तरीके भी हम सीख के आ चुके हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके सिस्टम में कहीं जीरो एरर तो नहीं आ रहा। जीरो एरर अगर है तो समझो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। अब ये कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्ट मार्किंग का मतलब क्या है? ये यानी कि कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम जहां पर बना है, आपका इंस्ट्रूमेंट जहां पर मैन्युफैक्चर हुआ है, तो वहां प्रॉपरली मैन्युफैक्चर ही ना हो सका हो। और इनकरेक्ट मार्किंग का मतलब ये होता है कि जो रीडिंग उसके ऊपर बननी थी ना, अगर फर्ज करो एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग के दरमियान में जो फासला है ना वो 0.1 मिलीमीटर रखना था, लेकिन बनाने वाले ने उसको 0.15 मिलीमीटर के फासले से रख दिया, ठीक है। हर लाइन के दरमियान में, हर स्केलिंग के दरमियान जो स्केलिंग की गई है, उनकी जो लाइंस हैं उनके दरमियान में फासला अगर आपने रखना था 0.1 मिलीमीटर मिसाल के तौर पे, लेकिन जब बनाया गया उसको तो उसने रख दिया फासला 0.15 मिलीमीटर। तो क्या ख्याल है, हमें आंसर सही मिलेगा? हमें हरगिज आंसर सही नहीं मिलेगा। हम तो ये सोच के बैठे हुए थे यार इन दो लाइंस के दरमियान में जो फासला है ना वो 0.1 मिलीमीटर है, लेकिन जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आया और हमने से रीडिंग ली तो हमारा आंसर ही गलत आ रहा है। बाद में पता लगा कि भाई उसने जो फासला रखा ना बनाने वाले ने, 0.15 मिलीमीटर रख दिया उसने, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। The effect of this kind of error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be more accurate। अब हमें अपनी गलतियों का अंदाजा किस तरह होगा कि हम जिस सिस्टम से मेजरमेंट कर रहे हैं वो गलत है। हमें अंदाजा इस तरह होगा कि हम अपना इंस्ट्रूमेंट पकड़ें और किसी और इंस्ट्रूमेंट से जाके, यानी कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, अपना वर्नियर कैलिपर पकड़े हम, जिससे हमेशा हम गलत रीडिंग्स लेके आए हैं, तो हम दूसरा वर्नियर कैलिपर किसी और अच्छी जगह से पकड़ लें और उन दोनों को कंपेयर करें कि यार हमारे वाले में गलती क्या है। तो जब आप कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके वाले सिस्टम में गलती क्या है और उसको किस तरह आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थर्ड सा करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड। फिर जो करेक्शन फैक्टर्स हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब करेक्शन फैक्टर्स आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपके आपके मसला है आपके सिस्टम में जीरो एरर का, तो आप जस्ट यही करोगे कि जिस तरह जीरो एरर को हम करेक्ट करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, जो तरीके हम सीख के आ चुके हैं वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज वाला टॉपिक में, तो आप उस तरह इसको रिजॉल्व कर लो। लेकिन अगर आपका इशू है ना मार्किंग वाला, तो फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप नया इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लो। अच्छा बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं रैंडम एरर, जो कि आखिरी हमारे पास टाइप ऑफ एरर है। अब इसके करने के बाद हम करेंगे क्विक क्विज, तो वो भी आप खुद ही बता सकते हैं उसके आंसर, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दूंगा। बहरहाल रैंडम एरर शुरू करने से पहले ना छोटी सी एग्जांपल है जिसको मैं बार बार कोट करूंगा। वो एग्जांपल ये है कि ना, अगर आपने अपने घरों में देखी हो वॉल क्लॉक, तो उसके अंदर ना नीचे, उसके नीचे लगा होता है एक पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम की अब मूवमेंट भी आपने चेक किया कि पेंडुलम कभी यहाँ पर जा रहा है और कभी यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। ये जहाँ पर पेंडुलम बिल्कुल बीच में है ना, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको हम बोलते हैं क्या? मीन पोजीशन। और ये जब अपने साइड्स पे जाएगा इसको हम बोल देंगे हम एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाली साइड भी एक्सट्रीम है और ये वाली साइड भी ना एक्सट्रीम पोजीशन है।
मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ पेंडुलम की मूवमेंट को क्योंकि मैंने बार बार ये एग्जांपल को ना कोट करना है यहाँ पर समझाने के लिए रैंडम एरर को। अब ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन समझ आ गई आपको पेंडुलम की। अब पेंडुलम करता क्या है कि जब ना हम दीवार पे अपनी घड़ी लगाते हैं तो पेंडुलम ना उसका मूव करता है, कभी इस तरफ को मूव करता है, कभी उस तरफ को मूव करता है, इस तरह मूवमेंट शो करता रहता है। अब हमने करना क्या है, हमने ना रैंडम एरर फाइंड करना है। अभी पेंडुलम को ध्यान में रखो, अब रैंडम एरर को समझाऊंगा पेंडुलम का एग्जांपल लेते हुए हम। अब रैंडम एरर का बेसिक मतलब ये होता है कि ना कोई भी एरर आ सकता है अनप्रेडिक्टेबली। को अनप्रेडिक्टेबल एरर होता है ये, यानी कि हम पता ही नहीं होता हमें कि कब ये एरर आ गया। हमने अपना ऑपरेटर्स भी ठीक कर लिया है, सिस्टमैटिक एरर को भी हमने रिजॉल्व कर लिया है, और उसके अलावा हमने जिस बंदे को बिठाया ना रीडिंग करने के लिए, वो बंदा भी अब अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक ठाक है, वो बंदा भी सही रीडिंग ले सकता है। हमने ये मसले मसाइल अपने हल कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हमारी रीडिंग में कोई ना कोई एरर आ सकता है, तो इस तरह के एरर को हम बोल देंगे रैंडम एरर। अब सुनो, अगर ना हम ये पहली लाइन पढ़ते हैं, कहता है इट इज सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी गिव्स डिफरेंट वैल्यू अंडर द सेम कंडीशंस। अब इसको आप इस तरह समझो कि अगर आपको ना किसी चीज को मेजरमेंट कर रहे हो, किसी भी चीज की आप, तो बार बार मेजरमेंट करने पे ना आपका जो आंसर है ना वो गलत आ रहा है। मिसाल के तौर पे जब हम पेंडुलम की बात करते हैं, अब ना आपके पास एक स्टॉप वॉच है, डिजिटल स्टॉप वॉच या फिर मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, वर्किंग आपको आती है क्योंकि आप स्टॉप वॉच वाला लेक्चर लेके आ चुके हो। आपके पास है स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच पे आपने करना ये है, आपने ना ये मेजरमेंट करनी है कि आपका पेंडुलम जब अपनी इस तरफ जाएगा और फिर वापस आने के बाद दोबारा इस तरफ को जाएगा, फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि अपना पूरा चक्कर काट लेगा। एक साइड पे पूरा होके आएगा, फिर दोबारा बीच में आएगा, फिर दूसरी साइड पे जाएगा। इस तरह जब ये पूरा चक्कर अपना काट लेगा ना, तो हम इसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो अगर आप ना मेजर कर रहे हैं टाइम पीरियड, अगर आप टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं और आपके फर्स्ट टाइम में ना आपका फुल टाइम पीरियड जो आया ना वो आया है 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड वो टाइम कि आपकी मीन पोजीशन से आपका पेंडुलम एक्सट्रीम पे गया, इस वाली साइड पे, फिर दोबारा एक्सट्रीम पे गया, फिर दोबारा मीन पर आ गया। ठीक है, दोनों तरफ से होके फिर दोबारा मीन पर आ गया, तो आपका टाइम आया है 1 सेकंड। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका पेंडुलम ने जो चक्कर काटा है वो 1 सेकंड के अंदर पूरा किया। उसके बाद जब आप अगला इंटरवल मेजर कर रहे हो ना कि दोबारा पेंडुलम मीन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पे जाए, फिर दोबारा इस एक्सट्रीम पे जाए, फिर दोबारा मीन पर आ जाए, तो जब आप मेजर करोगे तो आपका आंसर जो है ना 1.1 सेकंड आ रहा है। लेकिन फिर आप तो परेशान हो जाओगे इससे कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रीडिंग्स तो बार बार लिए जा रहा हूँ, सेम पेंडुलम की ले रहा हूँ, वही सेम पेंडुलम बार बार घूम रहा है, लेकिन मेरा आंसर बार बार गलत आ रहा है। तो ये हो सकता है ड्यू टू रैंडम एरर। अब ये किस तरह आता है, क्यों आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ना वो हमसे कहता है कि द एक्सपेरिमेंटर हैव अ लिटिल और अ नो कंट्रोल ओवर। एक्सपेरिमेंटर कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो रीडिंग्स ले रहा है बंदा, ठीक है, अगर आप रीडिंग्स ले रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, आप एक्सपेरिमेंटर हो जाएंगे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट, तो वो रैंडम एरर के ऊपर उसका कोई ना कंट्रोल हो नहीं सकता, वो उसको पता नहीं है कि मैं रैंडम एरर को किस तरह सॉल्व करूं। रैंडम एरर अराइजेस ड्यू टू द सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब सेम इन्होंने यहाँ पर ये बात की हुई है, बड़ी सिंपल सी, उसकी एग्जांपल भी नीचे इन्होंने बताई हुई है। कहते हैं ये रैंडम एरर ना आता क्यों है, वो इस वजह से आता है कि हो सकता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ना कोई सडन फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी कि इन्वायरमेंट में आप जहां पर रीडिंग ले रहे हो सकता है कि वहां का ना प्रेशर चेंज हो रहा हो उस रूम का, या अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में रीडिंग ले रहे हो, खुले मैदान में या फिर किसी ऐसे कमरे में जो हवादार हो सकता है कि इन्वायरमेंट में इस तरह चेंज आए कि आपके इर्द गिर्द ना बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएं, जिससे पेंडुलम की जो मूवमेंट है ना उसमें भी, ये तो पेंडुलम एक मिसाल थी ना, और भी आप कुछ ले सकते हो एग्जांपल, कि आपकी जो जिस जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना उसकी मूवमेंट कुछ ज्यादा तेज हो जाए या फिर मूवमेंट ज्यादा हल्की हो जाए, तो आपका एरर इस तरह ना बार बार आया जा रहा है। तो वो कहता है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये एरर आता है, प्रेशर चेंज होने की वजह से आता है, ह्यूमिडिटी नमी की वजह से आता है, और वोल्टेज की वजह से आता है। अब ये वोल्टेज वाली एग्जांपल भी ना बड़ी अच्छी है, आप इसको भी इस तरह ले सकते हो कि अगर आपके पास ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आप रीडिंग्स ले रहे हो, तो हो सकता है कि आपने उसको जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि उसका स्विच लगाया हुआ है आपने स्विच बोर्ड के ऊपर, तो हो सकता है रीडिंग लेने के दौरान एकदम वोल्टेज हाई हो जाए फिर वोल्टेज लो हो जाए, तो आपकी रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ जाएगी, यानी कि आपकी रीडिंग चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी रैंडम एरर की ही टाइप है। द फैक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस यूजिंग सेवरल। अच्छा, अभी तक ना हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, और हर टॉपिक पढ़ने के बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है। तो वहां पर यहाँ पर अब ये देखो ये बात आ गई है, कहता है रैंडम एरर को भी सॉल्व करने के हमारे पास, रिजॉल्व करने के हमारे पास तरीकेकार हैं। अब हम उसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, कहते द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स एंड देख देयर एवरेज और मीन वैल्यू। बहुत सिंपल है, देखो,
वो कहता है कि जो है ना, अगर आपको पता है ना कि रैंडम एरर है, अब इसको अनकंट्रोलेबल आप कह सकते हैं कि आपके पास ये एरर आ गया, इसको आप खुद से कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल है, इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही है, वोल्टेज में चेंजिंग आ रही है, तो आप किस तरह इसको रोकोगे? ठीक है, आपके बस में नहीं है ये। तो कहता है इसका ये एक हल है। वो हल ये है कि अगर आप ना एक मरतबा रीडिंग लो, ठीक है, उसके बाद फिर आप एक और रीडिंग लो जो आपके पास 1.1 आई है, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, फिर आपके पास रीडिंग 1.2 आई है, फिर आपके पास रीडिंग 1.3 आई है। आप बहुत सारी रीडिंग्स ले लो, ठीक है, बहुत सारी। कहते हैं अब मिसाल के तौर पे आप ना 30-30 टाइम्स जो है ना आप ना रीडिंग्स ले सकते हो। और किसकी? उसी पेंडुलम की जिस पेंडुलम को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कि पेंडुलम कितनी मर्तबा चक्कर काट रहा है, अपना मीन से एक्सट्रीम, फिर अदर एक्सट्रीम, और फिर दोबारा मीन पर। ठीक है, आप 30 रीडिंग्स ऑलमोस्ट लो, फिर उसके बाद जो है ना उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो। फर्स्ट करो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी है 1 2 3 4, मैंने 4 रीडिंग्स लिखी हैं, तो मैं डिवाइडेड बाय इसको 4 कर दूंगा। ऊपर वाली वैल्यूज को जमा करूंगा, जो जो मेरे पास रीडिंग्स आई हैं उसको डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो वही एवरेज वैल्यू को मैं कंसीडर करूंगा, हाँ यार ये मेरी एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, इसको आप इसी तरह भी और भी समझ सकते हो कि एवरेज का कॉन्सेप्ट शायद आपने मैथ में पढ़ा हो छोटी क्लासों में, तो मैंने वही एवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर उन्होंने समझाया हुआ है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि ना एक बंदा है, वो बंदा ना भाग रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, अब आपने ना 10 मरतबा उसको एक जगह से दूसरी जगह भगाया है। ठीक है, फिर आपने हर टाइम नोट किया कि उसने पहला चक्कर पूरा किया 4 सेकंड्स में, अगला चक्कर पूरा किया 5 सेकंड्स में, फिर चक्कर पूरा किया 6 सेकंड्स में। तो ये सारे इंटरवल्स आपने एडअप किए और डिवाइडेड बाय आपने उसी नंबर से कर दिए। मिसाल के तौर पे मैंने उसको 3 चक्कर लगवाए हैं, मैंने उन तीनों सेकंड्स को यानी कि तीनों वैल्यूज को एडअप कर लिया और डिवाइड बाय 3 कर लिया। फिर जो मेरे पास आंसर आ जाएगा मैं कह दूंगा ये इसकी एवरेज वैल्यू है, ये बंदा एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट तक इतने सेकंड्स के अंदर पूरा कर सकता है। तो इस तरह हम एवरेज वगैरह निकालते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया हुआ कि रैंडम एरर को रिजॉल्व करने का यानी कि हल करने का तरीका जस्ट यही है। तो उम्मीद है कि आपको रैंडम एरर समझ आ गया होगा, सिस्टमैटिक भी समझ आ गया होगा, और उससे ऊपर ह्यूमन एरर जिसको हम पर्सनल एरर भी कहते हैं वो भी समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, पर्सनल एरर क्या होता है। पर्सनल एरर किसी इंसान की गलती की वजह से होता है। हो सकता है जो इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इतना एक्सपर्ट है ही नहीं कि जो रीडिंग करने बैठ गया। और सिस्टमैटिक एरर होता है हमारे सिस्टम की वजह से, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट, लेट्स से वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ सकता है। और रैंडम एरर होता है किसी भी वजह से अनप्रेडिक्टेबल होता है ये एरर। और ये आता क्यों है? ये इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन होने की वजह से या चेंज इन इन्वायरमेंट की बिना पर हमें ये एरर मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि प्रेशर चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, वोल्टेज चेंज होना। तो ये होगा हमारे पास रैंडम एरर, और सबको रिजॉल्व करने के तरीके हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब छोटा सा काम एक ये कर लेते हैं कि ये क्विक क्विज जो है ना यहाँ पर, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्विक क्विज सॉल्व करना कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं। अब आप करोगे ना तो आपको कोई मसला होगा ही नहीं। जैसे कि आप देखो क्या आता है कि ना आइडेंटिफाई को तो करो, पर्सनल एरर कौन सा है, सिस्टमैटिक कौन सा है, रैंडम कौन सा है। इन चार हमें दिए हुए कंडीशन उसने, कहते हैं इन सब में से बताओ कि कौन कौन से एरर की टाइप्स कौन सी है। ठीक है, अब ये बड़ा ही आसान है। अच्छा, पढ़ते हैं हम नंबर वन। नंबर वन हमसे कहता है कि योर आई लेवल में मूव अ बिट व्हाइल रीडिंग द मिनिस्कस। देखो, हम मिनिस्कस देख रहे हैं। मिनिस्कस क्या होता है? एक सरफेस, सरफेस जो हमारी होती है ना, उसका लेवल इस तरह हो जाना या फिर लेवल इस तरह हो जाना, कनकेव या कन्वेक्स हो जाना। मयरिंग सिलेंडर में मिनिस्कस वाला कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके आ चुका हूँ, तो हो सके तो वो लेक्चर भी देख सकते हो। अच्छा, अब हम हमारा आई लेवल जो है ना वो मूव हो गया, यानी कि हम पैरेलक्स एरर लेके आ गए। और पैरेलक्स एरर क्यों होता है? कि जो हमारा रीडिंग करने वाला बंदा होता है ना, वो बंदा ठीक नहीं है, ठीक है, उसको रीडिंग करना नहीं आ रही। उसको पता ही नहीं है कि इस तरह के केस में हम रीडिंग कहाँ से लेते हैं, इस तरह के केस में रीडिंग कहाँ से लेते हैं। अगर स्ट्रेट हमारे पास कोई चीज आ गई है, सरफेस स्ट्रेट हमारे पास आ गई है, तो उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, अपनी आंखों को कहाँ पर रखते हैं, उसको अगर ये बात नहीं पता तो फिर ये इंसान की गलती है, और इस तरह के एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर। तो ठीक है, लिखना तो लिख लो, नहीं तो मैं बता तो दिया उसे, पर्सनल एरर। ठीक है, आप लिख सकते हो। नंबर टू पे चलते हैं। कहता है एयर करंट, यानी कि तेज हवा, हवा का जो भाव होता है, हवा यानी कि तेज चलने को एयर करंट कहते हैं, मे कॉज द बैलेंस टू फ्लक्चुएट। हाँ, तेज हवाएं चलने की वजह से हमारी रीडिंग खराब हो गई। अभी अभी पढ़ के तो आए हम, इन्वायरमेंट का कहीं पर भी इंपैक्ट आएगा तो उस तरह का जब एरर आता है तो वो कहां पर आता है? वो आता है रैंडम एरर। तो पॉइंट नंबर टू हमारे पास कौन सा है? रैंडम एरर की एक टाइप है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। कहते हैं द बैलेंस में नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। हमारे पास जो बैलेंस है, यानी कि कह सकते हो कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, या फिर वो फिजिकल बैलेंस पढ़ के आए थे आप, इस तरह का जो बैलेंस है हमारे पास वो प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं हुआ हुआ। इट मीन्स कि वो प्रॉपरली आपने उसको अरेंज ही नहीं किया हुआ। ठीक है, अब फिजिकल बैलेंस की अगर मैं मिसाल लूं, तो फिजिकल बैलेंस पढ़ाया था मैंने, तो वहां मैंने बताया था कि आपके जो दोनों लेफ्ट एंड राइट पैन्स है ना, वो बराबर होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। ठीक है, अगर वो दोनों इक्वली अलाइंड हैं ही नहीं, तो आपकी रीडिंग तो हमेशा गलत ही आएगी। ठीक है, तो अब जब हमारे सिस्टम में कोई गलती आ जाए,
तो उस तरह के एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो सिस्टमैटिक। ठीक होगी ना बात, ये समझ आई गया। पॉइंट नंबर 4 कहता है सम ऑफ द लिक्विड में हैव इवेपोरेटेड व्हाइल इट इज बीइंग मेजर्ड। इवेपोरेशन कब होती है? इवेपोरेशन जब होती है जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर धूप तेज हो जाए, ठीक है, हीट तेज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी फिर वो लिक्विड की ज्यादा कर देगी। अब इन्वायरमेंट की वजह से पड़ने वाला कोई इम्पैक्ट जो है ना, वो कौन सा था? आपको याद है कि वो होता है हमारे पास रैंडम एरर के अंदर। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4 हो गया, रैंडम एरर। अब हमने पढ़ लिया तीनों तरह के हमारे पास एरर हो गए हैं, तीनों को हमने समराइज कर लिया, याद भी हो जाएगा इजीली अगर पढ़ लिया तो। अब हम एक काम करते हैं कि इसकी बना लेते हैं कुछ हेडिंग्स वगैरह। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है, इसको अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यू भी बताता हूँ क्या आ सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर एरर्स इन मेजरमेंट आपको आएगा तो क्वेश्चन ये आएगा डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट्स, ठीक है, या फिर ये भी आ जाएगा जस्ट हेडिंग जो लिखी है ना वो भी आ सकता है, डिस्कस द एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो आपने तीनों बताने हैं, इंट्रोडक्शन करना है यहाँ से। मेन हेडिंग डालने के बाद यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की हेडिंग। उसके बाद सिस्टमैटिक एरर की, सॉरी, ह्यूमन एरर की आप हेडिंग बनाओगे और आपने इसको लिखना है यहाँ से दे अकर ड्यू टू द पर्सनल परफॉर्मेंस द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन सच एज इन एबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन अ स्केल। अच्छा जी, आगे भी करते रहो। यहाँ तक ठीक है। ह्यूमन एरर की आपने हेडिंग बनानी है और यहाँ तक लिख देना इसको। उसके बाद जो है ना, हाउ टू रिजॉल्व इट, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो हाउ टू रिड्यूस इट, हाउ टू रिड्यूस इट। इसकी आप हेडिंग बनाओ हाउ टू रिड्यूस इट, या फिर हाउ टू रिजॉल्व इट, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और फिर आपने इसको यहाँ तक कर देना है। सेम आपने ना सिस्टमैटिक एरर की आपने हेडिंग बनानी है, सिस्टमैटिक एरर के बारे में जो कुछ बातें लिखी हैं वो आपने उसकी हेडिंग के अंदर लिख देनी है, और फिर हाउ टू रिड्यूस इट की हेडिंग बनानी है, और फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना है, ठीक है। पहले वाली हेडिंग में सिस्टमैटिक एरर की हेडिंग में यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर द इफेक्ट से लेकर आपने ये लिखना है अंडर द हेडिंग ऑफ हाउ टू रिड्यूस इट। ठीक है, होगी बात। अब आगे चलते हैं हम। तीसरा हमारे पास जो है वो है रैंडम एरर। उसके बारे में भी आपने रैंडम एरर की हेडिंग बना देनी है, और यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक, एटसेट्रा तक, ठीक है। उसके बाद आपने हाउ टू रिड्यूस इट की हेडिंग बनानी है, फिर लिखना है द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल रीडिंग्स, द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर्स वाली सारी बातें एंड तक कर देंगे, ठीक है। तो बस दो दो हेडिंग्स हर टॉपिक के अंदर काफी होंगी, और इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन अरेंज हो जाएगा। शॉर्ट में भी आएगा तो आपने हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने वो बातें जो याद की होंगी लॉन्ग के लिए वो लिख सकते हो, या फिर हाउ टू रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर, या फिर व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। ये दो दो तरह की जो हमने हेडिंग्स बनाई है ना, ये सब अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक में। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के कंप्लीट लेक्चर्स हैं। तो वहां जाके आप कोई भी लेक्चर समझना है तो आप जाके वहां पर समझ सकते हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।